हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम एक जो पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। कनिष्ठ सहायक का ये पेपर है जो कि आयोग ने इसको कंडक्ट करवाया था 28 अक्टूबर 2018 को आयोग ने इसको कंडक्ट करवाया था। पेपर का जो लेवल था ये मीडियम से हार्ड लेवल का पेपर था, बिल्कुल आसान पेपर ये नहीं था। क्या इसकी कट ऑफ रही थी और कितने क्वेश्चन इसके अंदर जो गलत आए थे जिनको आयोग ने डिलीट करा, उन सब के बारे में बात करेंगे। पूरा इसको एनालिसिस करते हुए इसको सॉल्व करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं और आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है कि आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आ रहे हैं इस एग्ज़ाम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो पेपर में आया था कि मगही किस उपभाषा की बोली है। देखिए, जो मगही है यह बिहारी उपभाषा की बोली है और इसके अंदर भोजपुरी और मैथिली ये भी किसके अंदर आती हैं, ये भी बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ण वा का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो देखिए, जो वर्ण वा है यह दंत ओष्ठ से बोला जाता है और दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला ये एकमात्र वर्ण है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपने इनमें से पहचानना था। तो जो राइट आंसर यहाँ पे था वो था तरुच्छाया, इसका सही आंसर था शुद्ध वर्तनी वाला। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं आपको आंसर्स बताऊंगा उनको डिस्कस करेंगे, सभी रिवाइज आंसर की के ऊपर होंगे, क्योंकि आयोग ने जब रिजल्ट घोषित किया था उसके साथ एक रिवाइज आंसर की करी थी। 6 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट करे थे, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए जाएंगे। अगला है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो आपने तद्भव शब्द पहचानना है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत से थोड़ा सा उनमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, काज, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है ये मूल रूप से संस्कृत में कार्य था, लेकिन कुछ परिवर्तन होने के बाद ये किस में आ गया, ये काज बन गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना आपने बतानी है शैलेश मटियानी की नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक सड़क 57 गलियां। ये किसकी रचना है, ये कमलेश्वर की रचना है, ठीक है। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी की ये रचना है और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है कमलेश्वर जी की, कितने पाकिस्तान। प्रश्न बन सकता है कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, वो इन्हीं की रचना है। इसके अलावा ये जो सभी रचनाएं हैं ये शैलेश मटियानी की हैं। सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है, ये सब रचनाएं किसकी हैं, शैलेश मटियानी की। इसके अलावा शैलेश मटियानी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है उनमें मुठभेड़, एक है चंद औरतों का शहर, किसकी रचना है, शैलेश मटियानी की। इसके अलावा बोरी बली से बोरी बंदर, ये भी किसकी रचना है, ये भी इन्हीं की रचना है। अगला है अधोगति में उपसर्ग कौन सा है। तो अधोगति की अगर हम बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगता है। इसका आपको संधि विच्छेद करना था और वहां से आपको पता चलता है कि इसका जो राइट आंसर है वो अधा है, ठीक है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये ऐसे में बनेगा ना, अधा धन गति, ठीक है। तो ये है इसका उपसर्ग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, आवाहन का जो मतलब होता है वो ये होता है किसी को बुलाना, और विसर्जन का मतलब होता है, आपको पता है, किसी को विसर्जित करना, वहाँ पर किसी को भेजना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता वो है विसर्जन, ठीक है। आवाहन का विलोम विसर्जन। अगला है बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है। तो रेखा जो थी वो इस शब्द के अंदर में थी, इस शब्द के नीचे थी बुराइयां। तो इसमें कौन सी संज्ञा है आपने ये बतानी है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है जातिवाचक संज्ञा। क्यों इसका जातिवाचक संज्ञा है, अगर देखिए यहाँ पर केवल बुराई होता, अगर सिर्फ बुराई होता तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाती, ठीक है। क्योंकि बुराई क्या है, ये हमारा एक भाव है, ये हमारी एक फीलिंग्स है, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई बुराइयों की, और ये शब्द पूरी जो बुराई है उस पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, तो ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, यह जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है उत्तधन चारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण कौन सा है। देखिए, करण कारक वहां पर आपने पढ़े होंगे हिंदी के अंदर, जो कारक होते हैं इनकी संख्या 8 होती है, और कौन कौन से होते हैं, जैसे हम जिसको फ्लो में याद करते हैं ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण यानी कि से, करण से आ रहा है साथ में, तो हमको देखना था कि से या के द्वारा,
तो यहाँ पे आ रहा है 2 ऑप्शन है जहाँ पे से आ रहा है, एक तो ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन सी की बात करें तो खान से हीरे निकलते हैं, खान से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलगाव का भाव आ रहा है, यहाँ पे विच्छेद होने का भाव आ रहा है, तो ये तो अपादान कारक हो गया। राइट आंसर है बड़ी लकड़ी से मेज बनाता है, तो लकड़ी से मेज बनाता है। अगर हम से की जगह पर के द्वारा का प्रयोग करें तो लकड़ी के द्वारा मेज बनाता है, तो यहाँ पे साधन या उपकरण का प्रयोग हो रहा है, उसका यहाँ पे भाव पता चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है करण कारक का वो है हमारा ऑप्शन डी, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं। देखिए उच्छिप्त व्यंजन इनमें से हैं ऑप्शन सी, डा और अड़ा जो है ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं, और आपको पहचानना है जिनके नीचे बिंदी होगी वही वाले हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर ये वाले दे देता जिनके नीचे बिंदी नहीं होती तो ये दोनों फिर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहचानना है बिंदी वाले जिनके नीचे होता है वही हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, और ये संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ठीक है, वर्णमाला की पूरी वीडियो बन चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको अच्छे से समझा है पूरी वर्णमाला के बारे में। अगला है अनुस्वार को कहते हैं। देखिए अनुस्वार जो होते हैं हमारा, ये हमारा जो है ऑप्शन बी है अयोगवाह। ठीक है, ये हमारे अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं जिनके अंदर आते हैं हमारा, एक होता है अंगहा वाला और एक होता है आहा वाला। ठीक है, विसर्ग वाला, तो इनको हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण, इसी में आता है अनुस्वार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए द्रौपदी का चीर जिस तरीके से पूरा विस्तृत था, खत्म ही नहीं हो रहा था, इस मुहावरे का अर्थ भी है अत्यधिक विस्तृत होना। ठीक है, इस मुहावरे का सही आंसर क्या है, अत्यधिक विस्तृत होना। अगला है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम क्या है। देखिए आयोग कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिनको देखकर सिलेबस की भी हंसी छूट जाती है कि भाई तू कहाँ से आया। तो कुछ उसी प्रकार का ये प्रश्न था, इसमें आपको अरेंज करना था कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की पहले प्रकाशित हुई। तो जिसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन बी, निहार सबसे पहले प्रकाशित हुई 1932 में, फिर रश्मि, फिर नीरजा और सांध्या गीत। ठीक है, ये 32 में हुई, ये 34 में, ये 36 में। ठीक है, इस तरीके से प्रकाशित हुए 2-2 साल के अंतराल में। ठीक है, निहार 30 में हुई थी। ठीक है, 1930 में निहार हुई, फिर ये 32, 34, 36। अब ये प्रश्न पेपर में डाला क्यों गया, अगर आप इसको डिटेल में देखें आपको पता चलेगा। देखिए महादेवी वर्मा जी की जो फेमस रचना है वो है यामा। इसके लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 के अंदर। ठीक है, तो यामा के अंदर इन्हीं चारों का संकलन किया गया है, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया था। आपको इतना डिटेल में पढ़ना था कि यामा में किन का संकलन है और उनका प्रकाशन वर्ष आपको याद करना था, इसीलिए आयोग ने इस प्रश्न को यहाँ पर डाला। तो आपको याद रखना है यामा के अंदर किन कविता संग्रहों, कविता जो इनकी संग्रह है उनका संकलन किया गया है, इन चारों का। ठीक है, और 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है सेना का पर्यायवाची कौन सा है। देखिए सेना का जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इजी क्वेश्चन है, कटक। ठीक है, कटक का अर्थ होता है सेना, और सेना के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं उनमें सेना के लिए देखिए दल भी कहते हैं। इसके अलावा चमू शब्द जो है ये भी सेना के लिए आता है। अनीक शब्द, एक है अनीक शब्द, ये भी सेना के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसके अलावा सेना के लिए ऊनी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सेना के पर्यायवाची हैं। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। अब आपने बताना था इसके अंदर कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार की अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो आप देखेंगे शब्द की यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है। मन का शब्द जो है ये 2 बार आ रहा है और दोनों बार में इसका जो है अर्थ अलग अलग है। हमको पता है यमक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की जो होती है वो रिपीटिशन होती है। अगर हम इसका अर्थ समझें, इसका अर्थ ये कहता है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति है जो बार बार हाथ में माला, काफ़ी देर से माला को हाथ में लेकर फेर रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन के भाव चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उसको ये कहा जाता है कि तू हाथ की माला को ना फेर के अपने मन की माला को फेर। तो यहाँ पे जो ये पहला मन का आ रहा है ये उस हाथ की माला के लिए आ रहा है कि इस मन, जो हाथ की माला है इसको डारी दे, यानी कि डाल दे, इसको नीचे छोड़ दे, और जो मन की माला है उसको फेर। तो 2 अलग अलग चीज़ों के लिए एक ही शब्द प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, जहाँ पे शब्द रिपीट होता है वो यमक अलंकार होता है, जहाँ पर वर्ण रिपीट होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। आयोग ने जो इसका आंसर माना है अपनी ऑफिशियल आंसर की में, जो उसने फाइनल आंसर दिया था उसमें उसने माना था
आँख को, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो जनता होना था, ठीक है। लेकिन आयोग ने जब अपनी फाइनल आंसर की दी तो उसमें भी उसने आँख को ही इसका आंसर माना था। तो आप आँख को ही याद रखें। आई थिंक ऑप्शन में दोबारा से ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा आता है आँख को आयोग ने बहुवचन एक वचन माना है तो आप आयोग को उसी के पेपर का रेफरेंस दे सकते हो कि पहले तुमने इसको सही आंसर मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग का जो सही आंसर है वो आँख है और जो इसका राइट आंसर होना था वो जनता होना था। अगला है असूर्य पश्चा शब्द का अर्थ क्या होगा। देखिए, असूर्य पश्चा शब्द का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जिसका सूर्य भी स्पर्श ना कर सके, ठीक है, जिसको सूर्य बिना भेज सके, ठीक है, और ऐसा पर्दा जिसे सूर्य बिना भेज सके। तो इसका जो राइट आंसर था, प्रॉपर जो आंसर था वो ये था कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी स्त्री जिसने इस तरीके से अपने आप को ढक रखा है, अपना मुंह ढक रखा है कि वो सूर्य को भी ना देख सके, उसी को कहा जाता है असूर्य पश्य। तो आयोग ने जब इसका आंसर पहले दिया था तो वो दिया था जिसका सूर्य भी स्पर्श ना कर सके। लेकिन अगर आप इन तीनों को देखें तो तीनों लगभग समान अर्थ यहाँ पर देते हैं, इसीलिए आयोग को ये प्रश्न डिलीट करना पड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। लेकिन इन दोनों को भी देखें, जिसे सूर्य भी ना देखे, ऐसा पर्दा जिसे सूर्य भी ना भेज सके, तो अर्थ लगभग समान ही है तीनों का। तो इसीलिए आंसर सही है, लेकिन आयोग को ये डिलीट करना पड़ा था, ठीक है। हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार क्या है। तो देखिए, हम बड़ों का आदर करते हैं, यहाँ पर है निश्चयार्थक ये वाक्य है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए तो ये होता हमारा आज्ञार्थक शब्द, ठीक है। या हम बड़ों का आदर हमें करना चाहिए तो क्या होता, आज्ञार्थक होता या इच्छार्थक होता कि इच्छा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, हम करते हैं, निश्चय को हमारा दिखा रहा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, निश्चयार्थक शब्द। अगला है कारतूस किस भाषा का शब्द है। देखिए, जो कारतूस शब्द है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और फ्रांसीसी भाषा के एक और इम्पॉर्टेंट शब्द है जो कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, आजकल काफ़ी चर्चा में है, कर्फ्यू। तो कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है। कर्फ्यू फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा कूपन, अंग्रेज, फ्रांस और बिगुल ये सब फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। अगला है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है। तो अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी ये किसकी रचना है, उमा दत्त शर्मा सतीश की ये रचना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसकी रचना है, उमा दत्त शर्मा सतीश। अगला है गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को ये दांडी पहुंचा था। देखिए, महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च किया था ये साबरमती आश्रम से शुरू किया 12 मार्च 1930 को और ये दांडी पहुंचा 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो 12 मार्च को शुरू हुआ, 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचे और 6 अप्रैल से इन्होंने यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। अगला है कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे। देखिए, कुमाऊं के ऊपर जब गोरखाओं ने आक्रमण किया 1790 का वो साल था, महेंद्र चंद उस समय कुमाऊं का राजा था, लेकिन उस समय जो गोरखा नेपाल का जो राजा था वो था रण बहादुर शाह, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए, जो ऑप्शन आयोग ने दिए थे उस समय, तो इसके अकॉर्डिंग भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। अब इसका जो नया नाम है वो 44 कर दिया गया है। तो अभी अगर आपको पूछेगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH7 ये उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गौविषाण का वर्तमान नाम क्या है। देखिए, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा जो इसका सीयूकी के नाम से है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर इसने एक राज्य का वर्णन किया है गौविषाण के नाम से। इसका जो वर्तमान नाम है वो काशीपुर है। अगला है सनत के द्वारा भूमि देना किसने प्रारंभ किया था। तो भूमि देना प्रारंभ, दान देना प्रारंभ किसने किया था, हर्षवर्धन ने यहाँ पे इसकी शुरुआत करी थी। अगला है बालेश्वर मंदिर और बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित हैं। तो बालेश्वर जो मंदिर है यह चंपावत में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है। देखिए, जो ये ब्लू हार्ट अभियान है यह मानव तस्करी के विरुद्ध चलाया गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको चलाया गया था, उसी के किसी संगठन के द्वारा, ठीक है, मानव तस्करी के विरुद्ध ब्लू हार्ट अभियान, इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में। अगला है कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो देखिए, पूरे ग्लेशियर के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी ग्लेशियर जो छोटे बड़े ग्लेशियर है सभी की जानकारी वहाँ पर मिलेगी। तो जो ये कीर्ति ग्लेशियर है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। खलंगा में आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व
किसके द्वारा किया गया था। देखिए जो खलंगा का युद्ध हुआ था देहरादून के अंदर, तो वहाँ पर जो आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ तो उसमें ब्रिटिश सेना का जो कमांडर था वो था मेजर जनरल जिलेस्पी, जिसको कहीं पर मेजर जनरल गिलेस्पी भी बोला जाता है। नाम एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके उच्चारण में, ठीक है। तो जिलेस्पी या गिलेस्पी था, इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ये आपको याद रखना है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि जो उस समय गोरखा कमांडर था वो कौन था, ठीक है। गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था खलंगा के युद्ध में, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अगला है एक स्टेप फ़ॉन्ट को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं और आपको जो फ़ॉन्ट है उसको एक नंबर आगे बढ़ाना है तो आपको कौन सी शॉर्ट की दबानी पड़ेगी, तो कंट्रोल प्लस क्लोज्ड ब्रैकेट आपको वहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा एक फ़ॉन्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है जेलंग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। देखिए जेलंग पर्वत शिखर जो है यह भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यदि LT का कूट लेखन 240 है तो MD का कूट लेखन क्या होगा। देखिए जो यहाँ पर कूट है इसका, देखिए L का और T का जो अंग्रेजी वर्णमाला में नंबर आता है उसको यहाँ पर गुणा करना था। L की बात करें तो ये 12 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, इनकी गुणा कराई तो 240 हो गया। उसी प्रकार MD था, M 13 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, गुणा कराया 52 हो जाता, ठीक है। देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखिए यह प्रश्न भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इसको भी आयोग ने डिलीट करा था। क्यों डिलीट करा था उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। शिल्पी और चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया देहरादून से संबंधित हैं। कौन है? सही आंसर जो आयोग ने पहले दिया था वो थे सुधीर रंजन खास्तगीर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। सुधीर रंजन खास्तगीर चित्रकार हैं, शिल्पी हैं और देहरादून से इनका संबंध भी है, लेकिन इनको आई थिंक पद्म विभूषण नहीं मिला है। मैंने नेट पे चेक करा, लेकिन मेरे को जो दिखाया वहाँ पर यह था कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 1957 में, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला है 1957 में, शायद इसीलिए इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट किया हो। एक और चीज़ आपको इनसे याद रखनी है सुधीर रंजन खास्तगीर से, कि जब अगर आपको प्रश्न बन जाए कि जो दून स्कूल है जिसकी स्थापना 1935 में CR दास ने करी थी, अगर आपको प्रश्न बने दून स्कूल के पहले कला अध्यापक, पहले आर्ट टीचर कौन थे, तो वो सुधीर रंजन खास्तगीर ही थे, ठीक है। दून स्कूल के पहले आर्ट के टीचर थे ये, ठीक है। अगला है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर है 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए अभी ऊपर दांडी मार्च से प्रश्न बना और एक ही आंदोलन से, एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न आयोग ने यहाँ पर दे दिए, तो एक तरीके से ये बोनस ही था क्योंकि आपको एक ही आपने पढ़ना था, दोनों ऑप्शन आपके आंसर सही हो जाते। तो जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था ये 6 अप्रैल 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब करी। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यह पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना करी थी ये 1967 में करी थी। आयोग ने अपनी जो दूसरी रिवाइज आंसर की डाली थी उसमें भी यही आंसर माना है, ठीक है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। देखिए जो गुरु शिखर है यह सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। और देखिए फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड्स ने अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा लूज़ कर दिया है वो ज़रूर इस पेपर को सॉल्व करें। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको लगता है कि उन्होंने पढ़ना थोड़ा बंद कराया है तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें, उनको ये पेपर ज़रूर सॉल्व करने को कहें और कहें कि आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है काफ़ी लोग पहले भी इस पेपर को सॉल्व कर चुके होंगे और अगर उन्हें जो क्वेश्चन तब नहीं आ रहे थे और अभी भी नहीं आ रहे हैं तो वो कम से कम अपने 2 से 3 क्वेश्चन माइनस करते हुए चलें, ठीक है। अगला है गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। देखिए गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1986 के अंदर। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है आईने अकबरी में भूमि को बांटा गया है। तो आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की ये रचना है और इसमें भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, वो भी आंसर तभी भी क्या होता? 4 भाग होता। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, किसके अनुसार? आईने अकबरी, ठीक है। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर के प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो तहसील स्तर की जो यूनिट होती थी वहाँ पर उसे कर्मांत कहा जाता था। काफ़ी डीप क्वेश्चन था, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, ठीक है। कर्मांत इसका राइट आंसर है।
अगला है मिराई तोबा क्या है। देखिए 2018 में ये प्रश्न बना था, उस समय 2020 के लिए, ठीक है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने थे, आपको पता है, जो कि अब 2021 में होने हैं। तो मिराई तोबा 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। और मिराई तोबा के अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, सोमाइटी, ठीक है। तो सोमाइटी और मिराई तोबा ये दोनों शुभंकर हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के, ठीक है। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी। देखिए उत्तराखंड जल संस्थान, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी, ठीक है। उस समय इसका जो नाम था वो उत्तरांचल जल संस्थान था, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उत्तराखंड नाम इसका बाद में परिवर्तित हुआ। टॉम कैट क्या है। देखिए जो ये टॉम कैट है, यह एक प्रकार का वेब सर्वर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था। तो गोरखा शासन के दौरान जो शुभ अवसर होते थे या शादी के अवसर पर किस प्रकार का कर लिया जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीका भेंट, उस समय ये कर लिया जाता था। गोरखा कर प्रणाली के ऊपर एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको डिटेल में देख सकते हैं कि उस समय गोरखा शासन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कर थे। अगला है यदि 9 गुणा 3 62 73 बनाता है, 8 गुणा 2 61 64 बनाता है, तो 10 गुणा 5 क्या बनाएगा। जो इसका लॉजिक था वो ये था कि 9 और इंटू 3 है, तो इसको गुणा करके बीच में 27 लिख रहे थे, ठीक है। फिर 9 में से 3 को घटा रहे थे, तो जो आ रहा था वो यहाँ लिखा जा रहा था, और फिर 9 और 3 को भाग दिया जा रहा था, जो आ रहा था वो यहाँ लिखा जा रहा था, ठीक है। इस तरीके से वही चीज़ हमें यहाँ पर भी लगानी थी। 10 गुणा 5 करेंगे तो 50 यहाँ पर आ जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ बच जाएगा, और 10 को 5 से, जो 10 है इसको 5 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो 5502 इसका राइट आंसर था। अगला है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए उत्तराखंड पंचायती राज जो अधिनियम था यह अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 अप्रैल 2016 को ही ये लागू हुआ है, ठीक है। सोमचंद के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था। तो सोमचंद के समय कर देना, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा है यहाँ पे। सोमचंद के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था। राइट आंसर है ब्रह्मदेव, ठीक है। तो उस समय यहाँ पे कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव का शासन था, जिसने फिर सोमचंद के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था। इन दोनों से आपको एक प्रश्न याद रखना है। देखिए चंपावत में ही एक सुई का किला है, सुई का किला, तो कहीं पर बोला जाता है कि वह किला ब्रह्मदेव ने बनवाया, कहीं पर बोला जाता है वो किला सोमचंद ने बनवाया। तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। सुई का किला किसने बनवाया था, आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो फिर आप ब्रह्मदेव पे टिक करें। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है यह 1784 में पारित हुआ था, और 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है मौला राम की कला आकृतियों को प्रकाश में कौन लेके आया था। तो देखिए मौला राम की जो कला आकृतियाँ थी या जो उसके चित्र थे, इनको दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय जाता है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला खान, प्रश्न बन सकता है कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल था और आयोग को इस प्रश्न को भी डिलीट करना पड़ा था। इसका जो आंसर आयोग ने पहले दिया था वो दिया मुगल शैली में, लेकिन इसका जो पता चलता है बुक्स में, अदर जो निर्माण पता चलता है कि बद्रीनाथ मंदिर कहीं पर लिखा है यह शंकुधारी शैली में बनाया गया है, कहीं पर इसको पर्वतीय शैली में बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको कन्फ्यूजन था इसको लेकर, इसलिए आयोग ने इसको फिर डिलीट कर दिया। मुगल शैली नहीं था ये कंफर्म है, क्योंकि अगर मुगल शैली होता तो फिर आयोग इस प्रश्न को डिलीट नहीं करता, तो शायद शंकुधारी शैली ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और देखिए इसको लेकर कन्फ्यूजन इसलिए हुआ कि जो राहुल सांकृतान हैं वो कहते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण मिश्रित शैली में हुआ है, ठीक है, मिश्रित शैली में हुआ है, और मिश्रित शैली को ही फिर मुगल शैली माना गया। तो इसीलिए इन्होंने पहले इसका आंसर मुगल शैली माना, लेकिन फिर प्रश्न को डिलीट कर दिया। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर अगली बार से ये प्रश्न आए तो मुगल शैली को तो बिल्कुल भी टिक ना करें, क्योंकि आयोग ने इसको आंसर नहीं माना है, ठीक है। तो शंकुधारी शैली इसका राइट आंसर होगा। अगला है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। देखिए 1857 की जब क्रांति हुई तो कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है। तो देखिए यह जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है इसका अर्थ यह है कि ऑप्शन सी कि संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना, यानी कि संसद अगर किसी कानून को पारित करती है और कोर्ट को लगता है कि वो जो कानून है वो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ है, तो कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
अगला है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। तो देखिए उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है यह मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। अब देखें जो ये पेपर हो रहा है 2018 में और ये जो करंट अफेयर पूछ रहा है ये अक्टूबर 2015 का पूछ रहा है, तो आपको पुराना भी याद करके चलना है। 6 महीने का नहीं पढ़ना आपको 2 से 3 साल पुराना भी पढ़ना है, ठीक है ना। 2019 के पेपर में जब हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था तो आयोग ने तो 2006 का करंट अफेयर भी वहाँ पर पूछ लिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपको पुराना जो करंट अफेयर है वो भी लेते हुए चलना है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान ये कब चलाया गया, अक्टूबर 2015 में, और पेपर कब हो रहा है, अक्टूबर 2018 में। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी। इसको लेकर भी कंफ्यूजन है, कहीं पर 10 अक्टूबर बोलता है, कहीं पर 1 अक्टूबर, लेकिन आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको अपने माइंड में रखना है जो इसका राइट आंसर है वो है 1 अक्टूबर 1932। आयोग ने यही आंसर माना है और आपको यही आंसर टिक करना है। तो भारतीय सैन्य अकादमी IMA इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी सर फिलिप चैटवुडबर्ड के द्वारा, ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 को। निम्नलिखित अंकों में से कौन सा समुच्चय इसके बराबर है, यानी कि आपने बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप इस ग्रुप के बराबर है। अगर हम इस ग्रुप को देखें तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। यहाँ पर देखें तो कहाँ पर ऐसा रेशो बन रहा है, तो 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक कर देना इसको, ठीक है, सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है। तो बद्रीनाथ जी की शीतकाल में पूजा कहाँ पर होती है, बेसिकली ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है ये जो नरसिंह मंदिर है जोशीमठ का, इसका निर्माण किस कत्यूरी शासक ने करवाया था। अगला है जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है। तो जौनसार का जो हनोल मंदिर है यहाँ हूण वास्तुशैली में बनाया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है गांव ए के उत्तर में गांव बी है, गांव बी के पूर्व में गांव सी है, इसको बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिए गांव ए के उत्तर में बी है, यानी कि ये ए है और इसके उत्तर में यहाँ पर बी है। अगर हम इसको ऐसे में बांट दें ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, गांव ए के बाईं ओर डी है, यानी कि इस तरफ डी आ जाएगा, ठीक है। और गांव डी के किस दिशा में गांव सी है, सी कहाँ पर है हमारा, सी बी के पूर्व में, यानी कि यहाँ पर हमारा सी है। तो डी किस दिशा में है, सी के, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना था हमको कि जो गांव सी है वो डी की किस दिशा में है, तो इधर नॉर्थ है, इधर हमारा पूर्व है, तो उत्तर पूर्व यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस जो किताब है मेमोयर्स ऑफ देहरादून ये लिखी है GRC विलियम्स ने। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% से बेचने के बाद उसके पास 420 सेब हैं, तो उसके पास शुरू में कितने सेब थे। देखिए उसके पास शुरू में 100% सेब थे, उसने 40% बेच दिया, 60% बचा। 60% की वैल्यू आपको पता है कितनी हो गई, 420। 60% की वैल्यू, परसेंट यहाँ से हटाएंगे, 100 जुड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो सीधा वैल्यू निकलेगी वो 700 निकल जाएगा, ठीक है। कि अगर 60% 420 है तो 100% कितना होगा वो आपको निकालना था, ठीक है। अगला है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी जो घोषणा की गई थी 1 जून 2002 को इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था। तो जो गंगोत्री में गंगा माता मंदिर है इसका निर्माण करवाया था अमर सिंह थापा ने। निम्न वक्तव्य में किस आंदोलन का वर्णन किया गया है। उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये कथन किसने कहा था, कोपलैंड ने ये कथन कहा था। और किस आंदोलन के बारे में कहा था, असहयोग आंदोलन के बारे में ये इन्होंने कथन कहा था। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको पता है असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 से, उससे एक दिन पहले ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो उसी संदर्भ में कोपलैंड ने ये बात कही थी, ठीक है। उत्तराखंड में हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए उत्तराखंड के अंदर हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना जो आयोग ने माना 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है, ये राइट आंसर नहीं है और ऑप्शन में आई थिंक कोई भी राइट आंसर नहीं है, इसीलिए आयोग ने इस प्रश्न को भी डिलीट करा था, ठीक है। तो पहले आयोग ने 1973 आंसर माना, लेकिन बाद में प्रश्न को ही डिलीट कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर गलत रहा होगा। इसमें क्या गलत था वो मुझे नहीं मिला। तो अगर आपको कुछ लगे इसका आंसर इनमें से कौन सा है या कोई राइट आंसर है कि इसके अंदर कैसा क्या था जो आयोग को इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा था, तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।
1973 तो इसका आंसर नहीं है। निम्न में से भू आबद्ध पत्तन कौन सा है? भू आबद्ध पत्तन यानी कि जो हमारा लैंडलॉक्ड वाला बंदरगाह है वो कौन सा है? और एक चीज़ आपको नोट करनी है, देखिए आयोग जो हमारे बंदरगाह हैं इनसे हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछ रहा है, तो आपको सभी जो पोर्ट हैं भारत के उनके बारे में अच्छे से जानकारी लेकर आपको जाना है पेपर देने, ठीक है। तो लैंडलॉक्ड बंदरगाह कौन सा है इनमें से? ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। अगला है मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने करी थी? देखिए मुंबई के अंदर सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन.एम. जोशी ने करी थी। एन.एम. जोशी जिनका पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी था और इन्होंने इसकी स्थापना 1911 में करी थी मुंबई के अंदर। अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित हैं? देखिए अरुण जखमोला का संबंध है वॉलीबॉल से। अगला है 10 नवंबर 1981 को मंगलवार था, तो 11 नवंबर 1581 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, कैलेंडर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे आपको जो 100 ईयर वाला कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होगा कि जब 100 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 100 साल होता है तो 100 साल में 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, जब 200 साल होते हैं तो उनमें 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 300 साल में 1 एक्स्ट्रा डे होता है और 400 साल में 0 एक्स्ट्रा डे होते हैं। और अगर आप यहाँ पे अंतर देखें 1981 और 1581 में तो ये 400 साल का ही है, यानी कि यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा डे होंगे, यानी कि जो दिन इस दिन था वही दिन इस दिन होगा। तो यहाँ पर भी मंगलवार था तो इस दिन भी क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा मंगलवार होगा। कब? 10 नवंबर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अगले दिन की बात हो रही है, 11 नवंबर की बात हो रही है, तो इस दिन बुधवार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैंने कहा? 0 एक्स्ट्रा डेज आए, यानी कि अगर 10 नवंबर 1981 को मंगलवार था तो 10 नवंबर 1581 को भी मंगलवार रहा होगा और अगले दिन का पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बुधवार। अगला है रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए यह जो रचना है रात अभी मौजूद है, ये रचना है लीलाधर जगूड़ी जी की, ठीक है। किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की रचना है। इनके अलावा इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और हैं कि महाकाव्य के बिना, अनुभव के आकाश में चांद, नाटक जारी है, ठीक है, और भय भी शक्ति देता है, ये भी किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की ये रचना है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 1997 में। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? देखिए मानव विकास सूचकांक की बात करें, यहाँ पर ऐसा प्रश्न होना चाहिए था कि इसको जारी कौन करता है, तो मानव विकास सूचकांक को जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। अगला है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यानी कि NHRC की बात हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहां किया गया था? तो देखिए 2018 में भी ये प्रश्न बना और अभी जो 2020 में जो पेपर हुआ था वहां पर भी ये प्रश्न बना था, ठीक है। 2021 में हुआ था शायद, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किस मैदान से हुआ था, कहाँ से हुआ था पर्टिकुलरली, ठीक है। शायद पुलिस रैंकर में पूछा गया था या जो आबकारी में था उसमें। देखिए जो नमामि गंगे योजना है इसकी शुरुआत उत्तराखंड के अंदर 7 जुलाई 2016 से हुई थी, हरिद्वार से हुई थी और ऋषिकुल मैदान से हुई थी, ठीक है। ऋषिकुल मैदान का नाम पूछा गया था अभी हाल ही में। अगला है चित्रकार मौला राम का पारिवारिक पेशा क्या था? तो देखिए चित्रकार मौला राम का जो पारिवारिक पेशा था ये सुनार थे, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाला जो पठार है वो है ऑप्शन ए दक्कन का पठार। अगला है अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ जो है यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ऑप्शन बी। चौथा खलीफा जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी वह कौन था? तो यह राइट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन डी अली, ठीक है। तो अली की हत्या कहाँ पर हुई थी? कूफा के मस्जिद में। 11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? देखिए जब आपको बीच का कोण निकालना पड़ता है, आपको आयोग कोई भी पेपर में के अंदर आपको एक समय दे दिया जाता है, आपको पूछा जाता है कि घंटे और मिनट की सुई के मध्य में अंतर कितना होगा, तो वहाँ पर आप एक फॉर्मूले को लगा सकते हैं 30 × h - 11/2 और मिनट, यह आपको लगाना था। यहाँ पे 11 बजे को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10:60, तो ये आपके मिनट हो जाएंगे, ये आपका आवर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता 30 डिग्री। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला केवल वहाँ पे लगाना है जब आपको एक समय दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है मिनट और घंटे के बीच यहाँ पे एंगल कितना होगा, एंगल निकालने के लिए, ठीक है। अगला है उत्तरांचल में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये प्रश्न भी कंट्रोवर्शियल था और इसको भी आयोग ने डिलीट करा। देखिए इतने अच्छे क्वेश्चन को आयोग डिलीट करता गया।
इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना 8 जुलाई 2001 इसको आयोग ने आंसर माना। सही बात है, उत्तराखंड के अंदर जो औद्योगिक नीति आई थी वो पहली 8 जुलाई 2001 को आई थी, लेकिन पूछा गया था नई औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति आई थी 2003 में, लेकिन फिर डेट गलत दे दी। नई औद्योगिक नीति 26 मार्च 2003 को आई थी। ठीक है, तो शायद इसीलिए आयोग ने इस प्रश्न को गलत करा, डिलीट करा। तो राइट आंसर इसका क्या होना था, 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति आई थी और पहली वाली 8 जुलाई 2001 को आई थी। ठीक है, ये प्रश्न भी डिलीट हुआ था। अगला है उजली या अनेरी होली का संबंध किससे है? तो यहाँ होली जो है ये संबंधित है थारू जनजाति से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है किसने कहा था नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं के घोषणा मात्र हैं? तो ये जो स्टेटमेंट दी थी केसी वेयर ने ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, अगला है लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? देखिए जो लोकतक झील है यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। देखिए यह जो युद्ध हुआ था ये 1814 में शुरू हुआ था, इसलिए आयोग ने इसका आंसर 1814 ही माना। और इस युद्ध की समाप्ति जो हुई थी 1816 में संगौली की संधि हुई थी और तब इस युद्ध का समापन हुआ था। और अंग्रेज़ों और गोरखों के मध्य युद्ध से लेकर भी कई सारे प्रश्न बनते रहते हैं। इसी पेपर में देखिए 2 प्रश्न बने हैं, एक तो वो मेजर जिलेस्पी वाला और एक ये वाला। अगला है मेसोपोटामिया के हथियार बने थे। देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उनके जो हथियार होते थे वो कांसे से बने हुए थे, क्योंकि देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के। और सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता, तो ये भी कांस्य युगीन रही होगी। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? इसको जन कर देना। ठीक है, जन, क्योंकि उस समय वैदिक काल में जो राजा होता था उनकी जो यूनिट होती थी, आप बोल सकते हैं एक क्षेत्र, उसको जन कहते थे। जन का जो राजा होता था उसी को राजन कहते थे। ठीक है, तो जन में यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? त्रित्सु यहाँ पे उस समय का शासक था। काफ़ी डीप क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था। अंतरिक्षयान जूनो का संबंध किससे है? तो अंतरिक्षयान की जो जूनो है यह बृहस्पति के लिए भेजा गया था। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगवाया है? तो झालीमाली देवी की जो पूजा पद्धति हैं इनकी पांडुलिपियों का जो पता लगाया ये लगाया यशवंत सिंह कठोच ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है हमेल क्या है? तो देखिए हमेल क्या है, यह सिक्कों की बनी एक माला है जिसको गले में पहना जाता है। तो सिक्कों की बनी माला को क्या कहते हैं? हमेल कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। अगला है कटेहर के हिंदू राजा खड़ग, जिसका नाम क्या था, खड़ग सिंह, का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? देखिए जब दिल्ली के शासक ने यहाँ पर कटेहर के हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया था तो ये सभी भागकर गढ़वाल या कुमाऊं में आ गए थे, तो इसका उल्लेख आया है तारीख ए मुबारक शाही में। हालांकि काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, आयोग ने इसको भी अपने एग्जाम के अंदर डाला हुआ था। ठीक है, तो किस किताब में इसका उल्लेख किया गया है कि जो कटेहर के हिंदू थे वो यहाँ आए थे भागकर? तारीख ए मुबारक शाही में। और तारीख ए मुबारक शाही ये किसकी रचना है? तो यह रचना है याही सरहिंदी की ये रचना है। ठीक है, याही अहमद सरहिंदी की ये रचना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है डीएनएस का पूरा नाम क्या है, यानी कि डीएनएस। तो इसका जो पूरा नाम है वो है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, देखिए सीधा सीधा आपको साल पूछ लेगा। अगले पेपर में आपको बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म पूछ लेगा, उसके बाद हरगोविंद पंत जी का पूछ लेगा। तो आपको साल जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कम से कम उनके साल आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था 1887 में 10 सितंबर को। 10 सितंबर को आपको पता है गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। भारत रत्न इन्हें 1957 में मिला था। ठीक है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? देखिए 55वें राजा का नाम पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको जो इंपॉर्टेंट राजा हैं उनके क्रम भी याद होना है कि किस नंबर का था। जैसे अजयपाल कौन से नंबर का था, और जो हमारा सोनपाल है वो कौन से नंबर का था, सहजपाल किस क्रम का था, इस प्रकार से। तो टिहरी का जो 55वां राजा था वो थे सुदर्शन शाह। ठीक है,
अगला है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है। देखिए, ब्रेक इवन बिंदु वह पॉइंट होता है जहां पर किसी भी कंपनी को ना तो वहां पे उसे लाभ हो रहा होता है और ना ही हानि हो रही होती है। अगर कोई कंपनी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए जहां पे ना उसे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उसी को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो पेपर है कनिष्ठ सहायक 2018 का जो पेपर था, उसको हमने यहाँ पर हल करा। कुछ क्वेश्चन डायग्राम वाले थे जिसमें टेबल बनानी थी, कहीं पर कुछ फिगर बनाने थे, तो वो पॉसिबल नहीं थे पीडीएफ के अंदर। तो ये क्वेश्चन थे, पूरे 97 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा आपको एक्सप्लेनेशन लगा। साथ ही आपने जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे उनका जवाब देना है और अपना स्कोर आपने ज़रूर कमेंट करना है कि आज आपके कितने यहाँ पर मार्क्स सही हैं। जो लोग पहले भी एग्ज़ाम को दे चुके थे, जो भी इसको पहले भी सॉल्व कर चुके थे, और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको तब भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता है, तो आप अपने कम से कम 2 से 3 नंबर को कम करें, क्योंकि ये आपका बहुत वीक पॉइंट है कि आपको तब भी वो क्वेश्चन नहीं आता था और आज भी नहीं आ पा रहा है। अगर इस बात की, इसकी मेरिट की मैं बात करूं, जब ये पेपर सॉल्व हुआ था तो इसकी जो पहली मेरिट आई थी, जो ऑफिशियल आंसर मेरिट इसकी आई थी, तो बहुत लो गई थी, ज़्यादा हाई नहीं गई थी। मुश्किल से 15 से 16 ही स्टूडेंट ऐसे थे, बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 70+ थे। ठीक है, तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई थी, मेरिट इसके कंट्रोल में थी। और अगर बात करें जनरल की, तो देखिए 60 वाले भी इसमें लगभग सेलेक्ट हो गए थे पहली मेरिट में, 61 62 भी इसमें सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो मेरिट ज़्यादा हाई नहीं गई थी क्योंकि पेपर काफ़ी ज़्यादा मीडियम भी नहीं बोलेंगे, मीडियम से हार्ड लेवल का ये पेपर था। ठीक है, तो आपको बस अपनी तैयारी करनी है और कोशिश करनी है, टारगेट लेके चलना है 75+ का। अगर आपके 75+ आ जाते हैं, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में आपको पता है उसमें टाइपिंग भी होनी है, तो 75 में तो आप टाइपिंग तक आराम से पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने टाइपिंग क्लियर कर दिया तो आपकी जॉब आसानी से वहाँ पर लग जाएगी। तो आपको केवल टारगेट लेके चलना है 75+ का। बाकी मेरिट, अगर पेपर टफ आता है तो सभी के लिए टफ आएगा, मेरिट बहुत नीचे आएगी। आपको अपना लेवल लेकर चलना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और साथ ही अगर यहाँ पर बात करें अन्य कैटेगरीज की कट ऑफ की, तो ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 58 में वहाँ पे सिलेक्शन हो गए थे उनके, 54 एससी में हो गए थे, वुमेंस के तो 47 में भी सिलेक्शन हो गए थे। तो कट ऑफ काफ़ी कम रही थी क्योंकि पेपर हार्ड रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पेपर हुआ था 28 अक्टूबर को और जो इसका रिज़ल्ट निकाला था आयोग ने वो 14 जनवरी को निकाला था। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 3 से 3.5 महीने के अंदर आयोग ने इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया था। ठीक है, हालांकि टाइपिंग भी होनी थी लेकिन हम केवल रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट भी जल्दी घोषित हो जाएगा, बस एक बार थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी कम होगी कोरोना का, तो वैसे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अपनी पढ़ाई करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।